हेलो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अवर फेवरेट चैनल यानी कि गेट एकेडमी, जहां पर हम लोग आज हाजिर हुए इस वीडियो पर आप ये लेकर आरआरबी जेई के लिए स्पेशल, जो कि 2024 अभी आने वाले कुछ महीनों में यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीबीटी 1 में आने वाली है, उसका नाम है करंट अफेयर्स, जो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको कट ऑफ क्रॉस कराने में और कट ऑफ से दूर करने में। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम है आरिफ खान और हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे आप सभी के लिए बेहतर तरीके से। तो इसका ऑर्डर जो रहेगा वो रिवर्स में होगा, यानी कि अभी हम चालू करेंगे जुलाई अगस्त, यानी कि जो रनिंग अगस्त है इसके भी करंट अफेयर वाले पार्ट जो है वो इस वीडियो के अंदर पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ में जो जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर था वो भी जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है, जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा, वही चीजें आपके साथ हम यहां पर शेयर करेंगे, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा चीजें जो रेलेवेंट ना हो एग्जाम के लिए वो आपको सुनने को, देखने को, याद करने को ना रहे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरनेट है और खासतौर से जो यूट्यूब है वो एक ओशन है और इस ओशन में दुनिया की हर चीज अवेलेबल है, लेकिन हमें वही चीज पिक करनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहीं डाइवर्ट होकर ये वो चीज़ों को हाथ ले न ले और उसको दिमाग में रख के किसी काम का नहीं होगा, वेस्ट ऑफ मेमोरी हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि आपके लिए जो रिलेवेंट होगा उसको हम आपके सामने पेश करेंगे। तो जुलाई और अगस्त इंपॉर्टेंट मंथ, क्योंकि एग्जाम के करीब में जो मंथ होते हैं उन मंथ से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसीलिए हम रिवर्स में चल रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर, इसके पीछे फिर जब हम जून में जाएंगे, जब मई में जाएंगे, जब वहां जाएंगे तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पर या इस चैनल पर पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद इसको अपने दोस्तों में जो भी आरआरबी जेई की खासतौर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसका लाभ, इसका बेनिफिट जो है वो हर एक इंसान को मिल सके जो इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अपना सेशन। मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करूंगा और मैं एक वक्त दूंगा आपको 5, 10, 15, 20 सेकंड का। उसके अंदर पे आपको उस सवाल का जवाब देना है सही तरीके से। आप एक पेन पेपर लेके बैठिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, आंसर टिक कीजिएगा जो आपने टिक किया, फिर मैं सही आंसर बताऊंगा, आप उसको ठीक कीजिएगा। चेक करना जो आपने आंसर सोचा, जो मैंने आंसर बताया वो बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर गलत हो रहे हो सुधार करो, सही बता रहे हो मुबारकबाद, आपने तैयारी चालू रखी हुई है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। और इसमें आपके सामने जो पहला क्वेश्चन हाजिर है वो लिखा हुआ है, दैट विच कंट्री हैज वॉन द 9th वुमेन्स एशियन क्रिकेट कप टाइटल। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान है, इंडिया है, थाईलैंड है और श्रीलंका। ठीक है, चलिए बताइए। ये तो फैक्चुअल चीजें आपने पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी इनफैक्ट, और बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने एक जो चीज आपको देखने को मिल रही है सर, वो ये था कि ये जो है ये 9th नंबर का वुमेन्स एशियन क्रिकेट कप टाइटल था। सबसे इंपॉर्टेंट कि 2024 में हुआ क्या, खेला गया एशियन वुमेन्स कप टाइटल जो था वो कौन से नंबर का था। ऑप्शन में 7th, 8th, 9th और 6th भी हो सकता है। हम कंफ्यूज यहां पर हो सकते हैं, तो बेहतर यह है कि इस क्वेश्चन से हम एक आंसर निकाल लें जो फ्यूचर में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो जब इसकी बात करें तो याद रखना कि दो टीम कौन कौन सी, इंडिया और श्रीलंका, ये दोनों टीम ने 28 ऑफ जुलाई 2024 को कहां पर खेला फाइनल मैच। तो इनके बीच में हुआ था फाइनल मैच और ये हुआ था श्रीलंका में। ये हुआ था श्रीलंका में, और श्रीलंका में जो हुआ था तो जीता भी कौन, वही टीम जो मेजबानी कर रही थी। जिस टीम ने, जिस कंट्री ने इसको होस्ट किया था उसी ने इस कप को जीता, इस टाइटल को जीता। और श्रीलंका बन जाती है थर्ड ऐसी कंट्री, जो कि थर्ड ऐसी टीम जो कि एशिया वुमेन्स एशियन क्रिकेट कप को जीती है, इस टाइटल को हासिल किया है। इसके पहले सिर्फ 2 ही देश हैं जिन्होंने इस टाइटल को हासिल किया है, और वो है इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश, इन दोनों ने इस कप को हासिल किया है इसके पहले। ठीक है, इसके पहले। चलिए अब यहां पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा सर, ये 9th है ना, आपको समझाता हूं। ठीक है, श्रीलंका थर्ड कंट्री बनी, यानी कि श्रीलंका पहली बार जीती है। तो श्रीलंका ने एक बार टाइटल जीता, कब, 2024 में। बांग्लादेश ने टाइटल को एक बार जीता। टोटल हो गए सर 9 टाइटल हो चुके हैं। तो इंडिया कितना जीती होगी, बचे हुए सारे मेरे झोली में डाल दो। यानी कि इंडिया, यानी कि हमने, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो लड़कियां, जो छोरियां हैं, जो किसी छोरों से कम नहीं है, उन्होंने 7 बार
वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप टाइटल को हासिल किया है? खेला कहां पे गया था? श्रीलंका में। जीता कौन है? श्रीलंका जीती है। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लेयर ऑफ द मैच इस टूर्नामेंट पे कौन रहा है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच इस कॉम्पिटिशन में कौन रहा है? ठीक है, तो मैं बता दूं कि उस फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, उनका नाम क्या है? तो बोलना उनका नाम है हर्षिता। उनका नाम क्या है? हर्षिता। अच्छा परफॉर्मेंस कहां पे रहा इनका? यहां पे रहा। ठीक है, तो सॉरी, ये है वुमेन ऑफ द मैच, नॉट मैन ऑफ द मैच, वुमेन ऑफ द मैच। और जो वुमेन यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, ठीक है, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है उनका नाम है चमारी अट्टापट्टू। चमारी अट्टापट्टू ये है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और हर्षिता जो है वो क्या है? प्लेयर ऑफ द मैच। डिफरेंस समझ में आता है? पूरे टाइटल में पूरे के पूरे मैचेस मिलाकर जो अच्छा परफॉर्मेंस था वो चमारी अट्टापट्टू का था। और जो उस पर्टिकुलर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो रही थी वो रही थी हर्षिता। उनका परफॉर्मेंस उस गेम में, उस पर्टिकुलर फाइनल में ज्यादा अच्छा था। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको, इतनी चीजें जो है जो आपको इस एग्जाम में आप से इस टाइटल के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे करंट अफेयर पढ़ना है। तो देखो यहां पर ना आप ये समझो कि अगर आप अगर कोई बुक रीड कर रहे हैं, अगर आप कोई पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको किस तरीके से ग्रैब करना है उन पर्टिकुलर न्यूज को जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं बता दूं आपको, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। सिलेबस ये बताता है कि मुझे क्या पढ़ना है, और मुझे क्वेश्चन पेपर ये बताता है कि मुझे कितना पढ़ना है, यानी कितनी गहराई में इस टॉपिक को पढ़ना है। ये दो चीजें आपको, इन दोनों चीजों से मालूम चलती है कि आपका आगे किस तरीके से सफर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है आफ्टर बीइंग रूल्ड आउट ऑफ द 2024 ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स, हु हैड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडियन टेनिस। बताइए कौन है जो ये पूरी चीज छोड़ चुके हैं? ठीक है, उन्होंने किससे रिटायरमेंट ले लिया? अनाउंस फ्रॉम द इंडियन टेनिस से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। किसने लिया? ओलंपिक 2024 जो चल रहा है पेरिस में, जहां पर हमारे जेवलिन थ्रोअर जो हमारे गोल्डन बॉय थे, इनका नाम था क्या? नीरज चोपड़ा। वो अनफॉर्चुनेटली सिल्वर में, मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूं क्योंकि वी एक्सपेक्ट गोल्ड फ्रॉम हिम, ही इज अ गोल्डन बॉय फॉर अस, तो वो सिल्वर में आ गए। बट कोई नहीं, गेम है, चलता रहता है। बट उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया और सिल्वर हमने अचीव कर लिया। उसी पेरिस में रूल्ड आउट यानी कि हारने के बाद, बाहर होने के बाद किसने संन्यास यानी कि रिटायरमेंट ले लिया? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहन बोपन्ना। राउंड मैचेस में, सिंगल्स में भी और डबल्स में भी इनको हार मिली, जिस वजह से ये उससे रूल्ड आउट हो जाते हैं और इंडिया का जो सफर था टेनिस का ओलंपिक में वो वहीं खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो संन्यास लेते हैं। लेकिन जो एटीपी टूर्स होते हैं उन टूर्स में ये पार्टिसिपेट करेंगे। बहरहाल ये पॉइंट है। तो रोहन बोपन्ना इज द प्लेयर हु रूल्ड आउट फ्रॉम आफ्टर बीइंग रूल्ड आउट from the Olympics, he announced his retirement from the Indian tennis. ठीक है, रोहन बोपन्ना। अगला क्वेश्चन, who became the youngest Olympic referee in India in boxing? बताइए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। Who became the youngest Olympic referee in India in boxing? बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आएगा, क्योंकि ओलंपिक से एक क्वेश्चन मैं साइन कर दूंगा, लेकिन आप लिख लीजिएगा कि वो आके रहेगा, वो आके रहेगा। ठीक है, तो हमारे जो आंसर है ऑप्शन में कौन कौन है? संजीवा राणा, सचिन मिश्रा, राजीव प्रताप, काबिलन साई अशोक। तो सही आंसर जो है वो देखो, अब इसको याद कैसे करोगे? ठीक है, ओलंपिक रेफरी यंगेस्ट, वो भी इंडिया से, वो भी कहां पर बात हो रही किसकी? ओलंपिक में। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या होगा, उस जगह जाने के लिए क्या होना चाहिए? डिजर्विंग होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? काबिल होना चाहिए। तो काबिल कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। एक वाहियात तरीका इसको याद करने का, बट याद कर लीजिए, याद जैसे भी याद हो, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो काबिलन साई अशोक ये है लेफ्टिनेंट कर्नल, ये लेफ्टिनेंट कर्नल, ये बने हैं यंगेस्ट रेफरी इन बॉक्सिंग इन इंडिया। कहां पर? यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी
नाम क्या है? काबिलन साई अशोक। इनके फेयर प्ले और इनके स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से इनको ये मौका दिया गया है और ये यंगेस्ट रेफरी के तौर पे कहाँ पे है? इंडिया की तरफ से जाते हैं। ठीक है, तो काबिलन साई अशोक काबिल है इसलिए वहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल्टर्ड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है फिल्टर्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। गगनयान एस्ट्रोनॉट्स विल ट्रेवल टू आईएसएस इन द जॉइंट मिशन विथ, ठीक है, जाक्सा, नासा, ईएसए या फिर रॉसकॉस्मोस। बताइए बताइए क्या होगा इसका जवाब? बताएं सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसरो कहीं ना कहीं पे स्पेस और ये जो चीज़ों पे हम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसीलिए ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। और न्यूज़ में है मतलब हम जैसे आप जैसे एस्पिरेंट जो एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, इनके लिए चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देश के गर्व की बात है, ओलंपिक में मेडल लाना गर्व की बात है। हमारे स्पेस स्टेशन से, हमारे अलग अलग स्पेस सेंटर से ये सब रॉकेट्स जाना, स्पेस में जाना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये गर्व की बातें हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। गगनयान एस्ट्रोनॉट विल ट्रैवल टू आईएसएस इन जॉइंट मिशन। अकेले नहीं जा रहे, किसी के साथ जा रहे हैं, बताइए किसके साथ होगा? फटाफट ध्यान दीजिए, बताइएगा। ठीक है, तो ये जाने वाले कौन है, सवाल ये भी होगा। तो बोलना सर जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं वो हमारे कौन है? वो हमारे इंडियन पायलट्स हैं। ठीक है, ये हमारे एयरफोर्स से क्या रहेंगे? पायलट्स हैं। ये सब जा रहे हैं कहाँ पर? इन आईएसएस में। अब ये आईएसएस क्या हो जाता है? तो बोला सर आईएसएस जो होता है वो होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये क्या होते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, इंटरनेशनल, मैं भूल गया था क्या लिख रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो यहां पर जो है ये हमारे कौन जा रहे हैं? तो बोलना गगनयान कौन ले जा रहा है? नासा के साथ जॉइंट मिशन में हम जा रहे हैं। कहां पर? आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स को लेके दे विल ट्रेवल। कौन? इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स। ठीक है, पायलट्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा? ये रहेगा, अंशुमन गायकवाड़ हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? ठीक है, ऑबिचुरीज, ऑबिचुरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो एक मशहूर हस्ती या कोई फेमस पर्सनैलिटी अगर इस दुनिया से जाती है, रुखसत कर जाती है, तो हमारे लिए एक लॉस की बात होती है। और जानना जरूरी है कि वो पर्सनैलिटी, वो जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्ति जो था, वो किस क्षेत्र से था, ताकि याद रहे, उनके कामों को याद किया जा सके। तो वो फुटबॉल से थे, कि वो क्रिकेट से थे, कि वो टेनिस से थे, कि वो हॉकी से थे? तो अंशुमन गायकवाड़ इज द नेम। ठीक है, जिनका रिसेंटली क्या हुआ? देहांत हो गया। ये कौन सी फील्ड से थे? बताइए आंसर क्या हो सकता है। सोचिएगा, मैं हट जा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, तो ये व्यक्ति अंशुमन गायकवाड़, गायकवाड़ मतलब कहाँ से सर? तो समझना कि हम कहीं ना कहीं पे आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र रीजन में आते हैं अराउंड। ठीक है, तो ये अगर बात करें तो ये किससे? तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोग जो होते हैं, जैसे सचिन नाम याद रखो, सचिन मतलब महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, वैसे गायकवाड़ भी मान लो मुंबई। ठीक है, तो ये जो है कहाँ के, किसके बिलोंग करते हैं? तो वो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। और इनकी रिसेंटली क्या हुआ? जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 में इनका देहांत हो जाता है। ब्लड कैंसर हुआ था। ये कौन है? तो बोलना ये इंडियन टेस्ट क्रिकेट प्लेयर, ये क्रिकेट प्लेयर थे जिन्होंने टेस्ट मैच की शुरुआत जो खेलना शुरू किया था 1974 में, ईडन गार्डन में इन्होंने अपना डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में। ये रिसेंटली पास मतलब चले जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है। बीसीसीआई ने इनके इलाज के लिए 1 CR का खर्चा भी किया था, बाहर का अच्छा ट्रीटमेंट हो सके करके। तो जो अच्छे चेहरे होते हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, उनका सपोर्ट करने कहीं ना कहीं कोई ना कोई से जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में अभी नहीं है, बट क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? अल्ट्रा प्रो मैक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई बता सकता है क्यों होगा? कमेंट मुझे बताना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, हालांकि सुन लोग बता ही दूंगा मैं आपको अभी सारी चीजें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा,
क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे जुलाई मंथ में एक इंसिडेंट हुआ कि दिल्ली में यूपीएससी की जो कोचिंग थी, XYZ कोचिंग, जो भी कोचिंग है, वो बेसमेंट पे चल रही थी और जहां पर फंसने की वजह से 3 बच्चों की डेथ हो जाती है। इसके बाद यूपीएससी एस्पिरेंट आते हैं बाहर, बवाल करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ में कि न्याय होना चाहिए। ठीक है, जो कोचिंग है उसके नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, तमाम सारी बातें वहां चलती रहती हैं। तो इसीलिए जो न्यूज में हमारे लिए आ गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है क्या, यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मैं पेपर सेट करता आरआरबी जेई का, तो जरूर ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं जरूर वहां पे लिखता, क्योंकि उनमें चेयरमैन बने हैं। बताइए कौन होंगे। तो आंसर है इसका अकबरुद्दीन साहब, नहीं, ये नहीं। आंसर जो है वो कौन है, प्रीति सुदन। ठीक है, क्या नाम है इनका, प्रीति सुदन। प्रीति सुदन, ये कौन है, तो याद रखना यूपीएससी क्या करता है सर, वो नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जो कि एक ग्रेड 1 एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम का कंडक्ट जो है वो कौन करता है, वो यूपीएससी करता है। चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, चाहे आपके इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम हो, चाहे सीएपीएफ के एग्जाम हो, चाहे वो ईएसआईसी के एग्जाम्स हो, कुछ भी एग्जाम्स हो, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, ग्रेड के, हाई ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं, वो उसकी जो कंडक्ट होता है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। और यूपीएससी, एक बात याद रखो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग इस चीज पे कि सर यूपीएससी यूपी में होता है क्या, कि यूपी लिखा है, तो बोलना जो यूपी में होता है वो यूपी का पीएससी होता है दोस्तों। ठीक है, बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ लोगों को ना, यूपीएससी को उन लोग उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन बोल देते हैं। भाई सिविल कहाँ गया, खा गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो यूनियन पब्लिक, भाई लोक सेवा कर रहे हो ना, लोक सेवा कर रहे हो, पब्लिक सर्विस, तुम्हारी पब्लिक कहाँ गई यहाँ पे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक कहाँ है, नहीं है ना। तो यूपीपीएससी होता है वो, यूपी वाला। ठीक है, मैं बता दूं क्यों, कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे होते हैं। यूपीएससी क्या है, तो बोलना सर यूपीएससी का जिक्र जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ये आप जनरल अवेयरनेस की क्लासेस में देखोगे, अभी यहाँ पे जो क्लासेस में आप हो ना, तो वहाँ पे जीए की क्लासेस देखिएगा, वहाँ पर लिखेगा, पढ़ोगे कि यूपीएससी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब सर किसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो बोलना बेटा जो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त, जब हमारे देश का संविधान बना, उस वक्त जिन बॉडीज को यहां पर शामिल किया गया था, दोज बॉडीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एग्जाम्पल यूपीएससी, एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल फिनेंस कमीशन, एग्जाम्पल आपका जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। और सीएजी का जो ऑफिस है वो भी एग्जाम्पल है इस चीज का कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोलना सर इसमें एक चेयरमैन होता है। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन होता है और उसके अंदर नॉर्मली 10 मेंबर्स होते हैं, नॉर्मली 10 मेंबर्स होते हैं। इनमें से आधे मेंबर्स को गवर्नमेंट में वर्क करने का अच्छा खासा तजुर्बा होना चाहिए, वो कंडीशन है। वो बहुत सारी कंडीशन है, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, उसमें आप पढ़िएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए प्रीति सुदन जो है वो चेयरमैन है। पेपर को अगर टफ किया जाना चाहिए, अगर पेपर को टफ करता है तो ये पूछेगा कि प्रीति सुदन जो कि यूपीएससी की चेयरमैन बनी है, वो किसको रिप्लेस करके आई है, तो क्या नाम लोगे, तो बोलना वो है मनोज सोनी। ठीक है, मतलब मनोज सोनी वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी फिलहाल सही है। ये उसका पीछे का जो स्टोरी है वो ये सारी चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहेगा, अश्विनी पोनप्पा रिटायर्स आफ्टर बीइंग रूल्ड आउट ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या फिर बैडमिंटन, बताएं। चलिए बताइए क्या होगा, अश्विनी पोनप्पा, इन्होंने क्या किया, जब इनको पेरिस सभी ओलंपिक से रिटायर हुए, तो इन्होंने जो रिटायर हुए तो जाहिर सी कौन से स्पोर्ट, क्योंकि ओलंपिक्स है तो ओलंपिक्स में कुछ भी चीज आ सकती है, तो ये क्या है, स्पोर्ट की बात करेंगे, तो स्पोर्ट कौन सा है, तो बोले स्पोर्ट जो है वो है बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से बाहर हो गए थे, डबल्स में हो गई थी, डबल्स में
ठीक है, और ये अच्छी प्लेयर है, अच्छे प्लेयर हैं, जो इनका जो कॉम्बिनेशन बना था साथ में अच्छा होता, ज्वाला गुट्टा नाम सुना होगा आपने उनका, उनके साथ इन्होंने कॉम्बिनेशन में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। तो ये रिटायर हो गए अपने इस चीज़ से, इस अपने से करियर से, स्पोर्ट्स से। उसका नाम है क्या? बैडमिंटन। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था, बट ठीक है, इनकी जर्नी यहाँ पर एंड होती है ओलंपिक के साथ में। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, विच स्टेट हैज इश्यूड एन अलर्ट रिगार्डिंग द रिसेंटली स्प्रेडिंग चंदीपुरा वायरस? ठीक है, चंदीपुरा वायरस, विच स्टेट हैज इश्यूड एन अलर्ट, अलर्ट जारी किया है किसके द्वारा? क्यों एक वायरस स्प्रेड हो रहा है, उसका नाम क्या है? चंदीपुरा। तो वायरस का नाम याद रख लीजिएगा, चंदीपुरा वायरस। गुजरात, बिहार, केरल या फिर कर्नाटक? कहां पर हुआ ये चीज? तो क्या कहोगे? चंदीपुरा, चंदीपुरा वायरस ये कहां पे स्प्रेड हुआ? ये होता किस में है? ये वायरस जो होता है पूछेगा ये अब, क्योंकि दो चीज इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्प्रेड हुआ और इस वायरस से किस चीज को अफेक्ट किया जाता, कौन सी चीज अफेक्ट हो रही है। तो बोलना इससे जो अफेक्ट हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं, किड्स, किड्स आर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम दिस वायरस, चंदीपुरा वायरस। जो स्प्रेड कहां पे हुआ है? तो कहना गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए, जहां पर अलर्ट जारी कर दिया है कि बच्चों का ध्यान रखा जाए और डॉक्टर जो रहे वो एकदम अलर्ट पे रहे कि कभी भी किसी वक्त अगर बच्चे को आते तो उसका सही ट्रीटमेंट उसको दिया जाना चाहिए इस वायरस से बचने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? तीन चीजें, वायरस, चंदीपुरा वायरस, जगह गुजरात, तीसरा किसको हो रहा है? तो कहना बच्चों को हो रहा है। ठीक है, किससे, और उसका एजेंट कौन है? तो बोलना वायरस उसका एजेंट है, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, which of the following statement is or correct about the India मोबाइल कांग्रेस 2024? इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, 2024। फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 इज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 इज द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, द फ्यूचर इज नाउ। बताइए, मैं हटता हूं, आप क्वेश्चन पढ़िए, बताइए कौन कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये है कि आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं ना तो आपको इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तैयार कर लोगे। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है क्या? कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो एक इवेंट है जो अभी देश में हुआ है, वो कौन से नंबर का है? तो क्या बोलोगे? सर इट इज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जो 2024 में हुआ, ये 8th एडिशन है। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा क्या, कौन सा एडिशन है? जैसे हम लोग देखा था कि एशिया वुमेन कप टाइटल जो था, क्रिकेट टाइटल जो था, वो कौन सा एडिशन था? बोलोगे वो 9th एडिशन था। सिमिलरली ये जो है, ये क्या है? ये 8th एडिशन है। तो पहला पॉइंट जो है, इट इज 100% करेक्ट। द थीम ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस इज 2024 इज द फ्यूचर इज नाउ। हम बोलते हैं ना कल करेंगे, फ्यूचर पे करेंगे, तो फ्यूचर यही है। यही क्या है? फ्यूचर है। यानी बोलता कि फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो यही फ्यूचर है आपका 2024, जहां आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी अगर आरआरबी जेईई आप दे रहे हैं तो। ठीक है, तो उसको टारगेट किया हुआ है। द फ्यूचर इज नाउ, द फ्यूचर इज नाउ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। इसमें है क्या चीज? द फ्यूचर इज नाउ मतलब, फ्यूचर मतलब बेसिकली वो युवा की बात, युवाओं की बात कर रहा है, यूथ की बात कर रहा है। उस यूथ के में जरूरी क्या है कि वो लोग अपने आप को क्या बनाए? आत्मनिर्भर, क्योंकि गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। गवर्नमेंट का जो थीम था वो क्या था? सबको, देश को क्या करना? आत्मनिर्भर करना। आत्मनिर्भर देश कब होगा? जब इस देश में मैक्सिमम आबादी किसकी है? युवाओं की है। तो यूथ क्या होंगे? आत्मनिर्भर होंगे। और आत्मनिर्भर होने के लिए, सेल्फ रिलायंट होने के लिए जरूरी क्या है? कि आप स्टार्टअप जो कर रहे हैं वो स्टार्टअप में आप सक्सेसफुल हो। ठीक है, और जो एमएसएमई काम करती है, एमएसई बेसिकली, ठीक है, मार्जिनल और स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होती हैं, वो दोनों जो काम करती हैं, वो दोनों को क्या दिक्कत कहाँ आती है आगे बढ़ने में? पैसे की दिक्कत आती है, फंडिंग की दिक्कत आती है। तो एक कैश फ्लो जो स्टार्टअप और एमएससी के लिए जरूरी होता है, वो सही से रिलीज कर पाए, इसके लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस कराया गया था। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, या दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इनकी लीडरशिप में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो अगर मिनिस्ट्री मिली है तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, अगर मिली है तो कौन सी मिली बताइएगा कमेंट में, दोनों चीजों का ऑप्शन दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो देखते हैं क्या आएगा।
Which will be the fourth capital? Which will be the fourth capital city in the northeast region to come under railway connectivity by July 2025? ठीक है, आइजवाल, दिसपुर, अगरतला और इम्फाल। ठीक है, ये चारों जो है याद रखना, ये चारों जो है ये कैपिटल सिटीज हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कौन कौन से, चारों बताना कैपिटल के साथ में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए बताइए। बताइए, कोई आंसर दे रहा होगा तो कमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, वो कौन सा बोला है, फोर्थ वाला बोल रहा है। तो तीन और कौन सी होगी, एक है नाहर लगून, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाहर लगून, ये अगला जो है वो है अगरतला, वो क्या है, अगरतला। और तीसरा जो है वो क्या है, वो है गुवाहाटी। ये तीन ऐसी सिटीज है जिन सिटीज पे क्या है, रेलवे कनेक्टिविटी है। रेलवे कनेक्टिविटी है। हम अगर ट्रेवल करते हैं इस देश के अंदर में, तो हम इंडियन रेलवेज में या एसईसीआर, नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, साउथ रेलवे, इसमें ट्रेवल करते हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहां जो रेलवे चलता है, जो जोन है, वो है क्या, एनएफआर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, इसके अंदर पर चार अलग अलग जगह पर शहरों पे क्या कनेक्टिविटी है। चौथा कौन सा बना है ये मैं बता रहा हूं, लेकिन पहले उसके जान लो कि ये तीन पहले इसके ऑलरेडी थे। नाहरलगुन कहाँ का एरिया है, तो बोलना ये क्या सिटी है, अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की है, तो कहना अरुणाचल प्रदेश की। अगरतला किसका कैपिटल है, तो क्या बोलोगे, त्रिपुरा। ठीक है, गुवाहाटी कहां पर, तो बोलोगे असम। मैं कैपिटल ही बता रहा हूँ, सिटी बता रहा हूँ। ठीक है, ये तीन सिटीज में ऑलरेडी जो है वो आपकी कनेक्टिविटी है। जो चौथा जो सिटी है उसका नाम क्या है, तो बोलना आइजवाल। कैपिटल किसका है, तो बोलना ये मिजोरम का कैपिटल है। इट इज कैपिटल ऑफ मिजोरम। ये फोर्थ जो रेलवे कनेक्टिविटी मिलने वाली है वो यहां पर मिलने वाली है। क्लियर हुआ होगा। तो सिर्फ आप एक क्वेश्चन से एक आंसर नहीं पढ़ रहे हो, आप एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ ले रहे हो, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में इस पॉइंट से कोई सा भी क्वेश्चन है तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम जो है आरआरबी का है और यहाँ पर हम रेल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, Which state government has made it mandatory for tourist vehicles to carry garbage bags? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। चार ऑप्शन आपके सामने हाजिर हैं। बताइए। बस जवाब होगा ऐसा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस की बात हो रही है ना, तो टूरिस्ट प्लेस की बात होगी तो वहीं पे टूरिस्ट व्हीकल्स आएंगे। तो जितने भी बाहर के लोग वहां पर आएंगे उस स्टेट में, दे हैव टू कैरी द गार्बेज बैग्स। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द टूरिस्ट व्हीकल्स। ठीक है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, चार ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। उसमें तो सही जवाब जो आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। भाई सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। तो सिक्किम वो एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया का पार्ट नहीं था। 1974 के आसपास में सिक्किम को इंडिया ने क्या किया, एक्वायर कर लिया। सिक्किम को इंडिया ने क्या किया, एक्वायर कर लिया। और सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बनता है फ्रॉम 1974। ठीक है, फ्रॉम 1974। और ये इंडिया की, ठीक है, और ये जो है सिक्किम जो है ये इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, या लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। क्या है, तो बोलना लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, जहां की जो आबादी है वो कितनी है, मात्र 6 लाख। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर पूरे स्टेट में, 6 लाख लोग रहते हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं,
इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सिक्किम में जो टूरिस्ट आते हैं साल भर में वो आते हैं सर 20 लाख। समझ रहे हो, लगभग लगभग 3.5 गुना यहाँ पर टूरिस्ट ही आ जाते हैं। इतने टूरिस्ट जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उसको अपनापन तो नहीं आएगा, एक बेसिक सी बात है, ह्यूमन नेचर है, वो अपनी फीलिंग आएगी। चिप्स खा रहे हैं, प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं, तो क्या होगा, एनवायरमेंट डैमेज होगा। तो उस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए ये चीजें मैंडेटरी हो गई है, ठीक है, फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट। क्योंकि आएंगे, फोटो तो लेंगे, हिमालय की फोटो तो लेंगे, चले जाएंगे सब कुछ गंदा करके। इसीलिए जो भी गाड़ी, जो भी टूरिस्ट व्हीकल सिक्किम में एंटर करेगी, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू कैरी द गार्बेज बैग्स। जब जाए तो बटोर के ले जाए अपने कचरे को, मतलब कचरा मत फेंको, वहीं पे रखो और उसको बाहर लेके कहीं और डंप करो, डंपिंग यार्ड पे। तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या किया, ये टास्क किया गया सिक्किम में। अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी वहां पर लगाई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द दरबार हॉल लोकेटेड इन राष्ट्रपति भवन। दरबार हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में लोकेटेड है, उसका नाम क्या है, राजीव भवन, दरबार हॉल, गणतंत्र मंडप, या इसमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, चार चीजें आपके सामने हाजिर हैं। अब एक बात तो तय कि सर जो राष्ट्रपति भवन की बात करें, दरबार हॉल की बात करें, तो किसी एक व्यक्ति के नाम पे जो देश के मुखिया नहीं है, मतलब वो देश के मुखिया है लेकिन वो देश के हेड थे, लेकिन वो पब्लिक के द्वारा, हमारे द्वारा चुने गए थे, तो पीएम थे। तो अमूमन पीएम के नाम पे उतनी चीजें आपको दिखती नहीं है। पीएम एक आपकी स्कीम में नजर आएगा, बट पर्टिकुलर नाम के हिसाब से काम नहीं होता, ठीक है। मोदी चौक बन सकता है, राजीव चौक बन सकता है, राजीव नगर बन सकता है, लेकिन संवैधानिक जगह पे, जो कि राष्ट्रपति भवन क्या है, राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक पद है, उस भवन में कभी इस व्यक्ति विशेष के नाम से तो नाम नहीं बनेगा, तो राजीव भवन तो नहीं होगा। दरबार हॉल ऑलरेडी है, बट उसका नाम क्या दिया गया है, क्योंकि गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, हम कैसे कंट्री है, रिपब्लिक नेशन है, तो गणतंत्र मंडप, मंडप मतलब क्या हो गया, फ्लोर मतलब सीलिंग होती है ना, मंडप मंदिर में अगर जाते हैं तो जहां पर जो गर्भगृह होता है उसके बाहर में जो क्षेत्र होता है जहां पर लोग बैठते हैं, फंक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं मंडप। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये गणतंत्र मंडप उसको नाम दिया गया है, किसको, दरबार हॉल को, जो कहां पर है, राष्ट्रपति भवन के अंदर पे है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट असेंबली हैज पास द एंटी पेपर लीक बिल ऑन 25 जुलाई 2024। बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान। और राजस्थान, बताइए। एक बहुत मस्त सा नाम आएगा इसके अंदर पे, ठीक है। जो ऑप्शन है वो बड़ा मजेदार है। पेपर लीक, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर देखोगे कि नीट का एग्जाम की बात की या जो आसपास स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर ये पेपर लीक के जो मामले ना बहुत ज्यादा हो गए। तो स्टेट अपने आप को इस पेपर लीक से बचा के रखे, इम्यून करे, इस चीज को रेजिस्ट करे, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर एक मजेदार चीज करी और क्या किया, एंटी पेपर लीक बिल लेकर आया कि अगर कोई पर्सन, कोई अधिकारी, कोई बंदा, कोई एग्जाम देने वाला, कोई भी कैसा भी इंसान है, अगर उस पेपर लीक में शामिल होता है तो उसके खिलाफ क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट लाया जाएगा, 5 साल की जेल हो सकती है, 10 लाख का फाइन लगेगा, जुर्माना लग जाएगा, ताकि ये सब चीजें बंद हो। कानून बनने से क्या हो जाता है, सख्ती बरती जाती है और वो अपराध जो है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये लाया है उस स्टेट ने जो थोड़ा सा मशहूर है इस चीज के लिए, उसका नाम क्या है, बिहार, ठीक है, बिहार। तो बिहार की स्टेट असेंबली ने एक बिल, एक क्या हुआ, एक कानून बनाया, इसको बोलते हैं पेपर लीक बिल, ठीक है, तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, who has launched the Steel Import Monitoring System 2.0 portal? Who has launched the Steel Import Monitoring System 2.0? टेक्निकल चीज है तो उसके क्वेश्चन भी आप लोग को मिल सकते हैं एग्जाम में। स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, क्वेश्चन क्या है, हु लॉन्च द स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पोर्टल? नितिन गडकरी जी, एच डी कुमारस्वामी जी, अमित शाह जी, या फिर चिराग पासवान जी, बताइए।
एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंस है। बताइए क्या होगा उसका जवाब। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? नितिन गडकरी जी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक, क्या बोलता है कि हु इज द फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? हु इज द फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, जहां पर सारे तमाम टेनिस लेजेंडरी प्लेयर्स की क्या होते हैं, वहां पर एक रिस्पेक्ट, सम्मान दी जाती है। लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? बताएं। बताइए। तो ये टेनिस हॉल ऑफ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ये कहाँ पर मौजूद है? पहली बात ये तो बोला सर, ये है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कहाँ पर है ये? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कौन कौन से दो एशियन टेनिस प्लेयर पूछा हुआ है? मजेदार बात ये है कि दोनों ही प्लेयर, ये दोनों प्लेयर, चाहे विजय अमृतराज जी हो या लिएंडर पेस हो, ये दोनों प्लेयर जो हैं ये इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। तो क्या बोलोगे? दे आर द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर एज वेल एज फर्स्ट एशियन टेनिस प्लेयर to be inducted in the International Tennis Hall of Fame of USA। इसलिए ऑप्शन जो सी रहेगा, बोथ ए एंड बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ ए एंड बी जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। अभी ये बताता हूं कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में टोटल 28 कंट्री से 28 देश है टोटल। ठीक है, टोटल 28 कंट्रीज से यहां पर अलग अलग टेनिस प्लेयर्स को लाया गया है, मतलब वो हॉल ऑफ फेम में शामिल है। टोटल 267 टेनिस प्लेयर्स को ये एक पार्ट दिया गया है। टेनिस प्लेयर्स जो है पूरे अराउंड द वर्ल्ड, इनको ये इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम पे जगह मिली है, प्लेस मिली है। ठीक है, तो हमारी तरफ से ये कामयाबी की बात है, ये एक अचीवमेंट की बात है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं टेनिस हॉल ऑफ फेम पे, फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन टू। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मजा आ रहा था। अच्छा, अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच, इंडियन मतलब क्रिकेट लग रहा होगा, बट अल्टीमेटली क्या पूछा? फुटबॉल टीम, मेंस फुटबॉल टीम। तो ऑप्शन क्या है? कल्याण चौबे, आइगोर स्टिमेक, या कि मैनोलो मार्कस, या क्रैग फुलटॉन? ठीक है, क्या होगा जवाब सही? क्या सही आंसर होगा? बताइए। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो बोलोगे मनोलो मार्क्वेज। ठीक है, मनोलो मार्क्वेज ये जो है ये अब इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के न्यू हेड कोच बने हुए हैं। ये कहाँ के? तो कहना है ये स्पेन के हैं। ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। तो ये फैक्चुअल पार्ट है। अपॉइंटमेंट किसका हुआ? इनका हुआ। कहाँ पे हुआ? इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के लिए हो गया। विच कंट्री हैज टॉप द 65th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड? ठीक है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में किस कंट्री ने टॉप किया है? साथ में ये भी बताना कमेंट के अंदर पे कि हमारा रैंक कहां पर है। ठीक है, हमारा रैंक कहां पर है? चलिए, बहुत लोग को मैथ्स ओलंपियाड की बहुत खुशी होती है, बताइए। हाँ, अभी मैथ्स ओलंपियाड जो होता है ये हाई स्कूल लेवल पे कंपटीशन होता है, ग्लोबल। ठीक है, ये ग्लोबल कंपटीशन है। थीम मैथ से ऑब्वियसली ये किस लेवल पे होगा? ये हाई स्कूल लेवल पर होगा। और वहां पर इंडियन टीम ने पार्टिसिपेट किया, और जाहिर सी बात है तो इंडिया की तरफ से 6 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया था इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा। और हम पहुंचे थे, मैं फर्स्ट नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं हमारा जो रैंक है वो है 4th में।
ठीक है, इंडिया ने 4th रैंक अचीव किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जो जा रहे हैं और जो जाकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं और इतनी अच्छी रैंक हासिल करते चले जा रहे हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट ये है कि किसने टॉप किया है 65th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड को। जिस जिस जगह पर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस होगा किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का ये आंसर टॉप के लिए क्या आएगा, अमेरिका। तो अमेरिका ने इसको टॉप किया हुआ है, हम 4th रैंक पे आ गए, तो ये अचीवमेंट अपने लिए भी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो ये है कि नेम द इंडियन ड्राइवर हु वॉन हिज मेडन फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। अरमान इब्राहिम, महावीर रघुनाथन, करुण चंदोक और कुश मैनी। बताइए कौन होगा इसका सही जवाब। ग्रैंड प्रिक्स 2। तो सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि स्पोर्ट है, स्पोर्ट पे जो विनर है उनका नाम है और वो है कुश मैनी। ठीक है, जो कुश मैनी है, ही वॉन हिज मेड, पहली दफा इन्होंने फॉर्मूला 2 स्प्रिंट में, जो कहाँ पे हुआ, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में फर्स्ट प्लेस जो है वो हासिल करी, उनकी पहली जीत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ई स्पोर्ट्स गेम्स यानी कि तुम बैठ के जो ऑनलाइन गेम खेलते हो ना, उस वाले गेम का फर्स्ट ओलंपिक चल रहा है, तो आपसे ओलंपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जो इसमें आएंगे। 2025 में किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा, इंडिया, जापान, यूएसए या फिर सऊदी अरेबिया। और जो ये ई स्पोर्ट्स है, इसमें जो इंडिया का परफॉर्मेंस है, ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। तो अगर ऐसे कुछ चीज़ें मतलब शुरू की जाएंगी, तो इसे डेफिनेटली इंडियन ई स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, हाईलाइट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं पे इसका जो डिमांड है देश में ऑलरेडी है काफ़ी ज़्यादा, वो और अच्छा होगा और हमारे प्लेयर्स को और ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। और ये जो पहला ओलंपिक है ई स्पोर्ट्स गेम्स का, वो 2025 सऊदी अरेबिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया विल होस्ट दिस ई स्पोर्ट ओलंपिक फर्स्ट एवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन ये, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, बजरंग पूनिया या फिर गगन नारंग। बताइए। कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि देखो ये कोई ग्रुप को नहीं दिया जा रहा है, ये एक इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, या तो मैरी कॉम, या तो अभिनव बिंद्रा, बजरंग पूनिया या फिर गगन नारंग। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया जा रहा है क्या, ओलंपिक ऑर्डर। तो ये दिया गया किसको, अभिनव बिंद्रा को, फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन ओलंपिक मूवमेंट। अलग अलग चीजों में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। सबसे बड़ी बात कि ये पहले इंडियन है जिनको गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल हमको पहले से मिलते आ रहे हैं। हॉकी एक ऐसा गेम है, स्पोर्ट है, जहां पर हमें शुरू से गोल्ड मेडल मिले। लगातार हमने 6 बार गोल्ड मेडल हासिल किया। टोटल हमारे पास 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। ऐसा करते हमारे पास 13 मेडल है, किसमें, हॉकी में। लेकिन वो हॉकी जो है वो एक इंडिविजुअल गेम नहीं है, वो एक टीम गेम है। लेकिन जो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया था इसमें ओलंपिक में, वो इनको इस मुकाम पर पहुंचाता है पहले इंडियन के तौर पे कि ही वाज अवॉर्डेड बाय द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये बता देना कि अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला ये कौन से ईयर के ओलंपिक में, और वो ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, ये कमेंट में आपको मैं जरूर वेट करूंगा इस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द विंटर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन 2034।
जब जब जिस समय पे जो चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है वो भी चीज़ आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 2034 में 2034 में और विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स कौन से देश में खेले जाएंगे। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, मिलानो कॉर्टिना इटली, फ्रेंच एल्प्स फ्रेंच में, सॉल्ट लेक सिटी उटा यूएसए में। बताइए कहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा सॉल्ट लेक सिटी उता। कहाँ पर है, यूएसए में। तो ये जो होगा, जो विंटर ओलंपिक्स है और जो पैरा ओलंपिक गेम्स है वो यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो अभी आएगा और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन इस जुलाई अगस्त के करंट अफेयर का नहीं होगा, बल्कि ये उसका अगला एक पार्ट है जो इस पार्ट पे आप लोग इसको देख पाएंगे। ये पार्ट 2 है जिसको आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन ये वाला, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर हैज बीन सेटअप इन विच प्लेस, कोहिमा, उत्तराखंड, ईटानगर या फिर कोलकाता। बताइए। हाँ, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर जो देंगे अपनी मतलब सूझबूझ के साथ में, और वो ये होगा कि भाई यहाँ तो बात हो रही लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग की। लैंडस्लाइड ज्यादा कहाँ पर होता है, जहां पर पहाड़ होंगे, जहां पर एक ऐसा डेवलपमेंट होगा जहां डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, पहाड़ों में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल प्लेसेस होती हैं, वो जो टोपोग्राफी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो आंसर जो होगा उत्तराखंड हो सकता है। मैक्सिमम बच्चे इस पे चले जाएंगे, लेकिन वहीं पे सारे बच्चे गलत हो जाएंगे क्योंकि वो अपनी बुद्धि का एक्स्ट्रा प्रयोग कर रहे हैं। सरकार जो होती है वो जहां पर जो गिर रहा है वहीं पर नहीं लगाती, वो कहीं और सेटअप कर देती है। इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा कोलकाता में। तो कोलकाता में ये लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर बनाया जा रहा है, सेटअप किया जाएगा, ताकि जो लैंडस्लाइड होने की है या उसका अंदेशा हो रहा है उसकी फोरकास्टिंग करके वहां पर अलर्ट कर दिया जाएगा, ताकि देखो स्ट्रक्चर का नुकसान तो होगा लेकिन उस स्ट्रक्चर से किसी की जिंदगी ना खत्म हो जाए या कोई डैमेज ना हो या कोई ऐसी जान माल का नुकसान ना हो, इसीलिए ये फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। और उसका सेटअप जो किया गया सेंटर का वो कहाँ पे किया गया, कोलकाता में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर जो इसका जो वेब पोर्टल बना है उसका नाम क्या है, भूस्खलन। क्या नाम है, भूस्खलन, ये उसका वेब पोर्टल है। ठीक है, और मोबाइल ऐप बनाया गया, क्या नाम है उसका, भू संकेत। भू संकेत क्या है आपका, ये मोबाइल ऐप है। और जो भूस्खलन है ये आपका क्या है, ये वेब पोर्टल है। तो ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर आपको बनाई गई हैं ताकि आप लोग क्या करें, ये चीजें बना। ठीक है, वाइस वर्सा कर देना भाई, छोटी सी मिस्टेक है। भूस्खलन जो है ये आपका मोबाइल ऐप है और भू संकेत जो है आपका वेब पोर्टल है, ताकि आने वाले समय पे बारिश के वक्त में या ऐसे समय पर जब ये लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसका आपको एक प्रायर इन्फॉर्मेशन या फिर अलर्ट मिल जाए, ताकि आप उस जगह से हटें, उसको वैक्यूम कर दें, ताकि ज़रूरी चीज़ें खुद और जो ज़रूरी के सामान है, लोग हैं, उसको बचा सकें। स्ट्रक्चर डाउन होगा लेकिन हम लोग बच जाएंगे, इस उद्देश्य से इसको चालू किया गया। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जुलाई अगस्त के सीरीज का। इसके साथ साथ और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, अलग अलग जो शॉर्ट्स के माध्यम से हम बहुत सारे आपके व्यूज़ लेकर, मतलब के ट्रिक्स लेकर आएंगे। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर बताया जाएगा कि एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। ये सब चीज़ें आपके एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो शॉर्ट्स में भी आएंगे, वीडियोस में भी आएंगे। ये लॉन्ग सेशन जो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आएंगे, और एमसीक्यूज भी आपको और इसके अलावा भी जीके के मिलते रहेंगे। तो बने रहिए ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ, यानी कि गेट एकेडमी के साथ में। और जो भी डाउट सवाल जवाब होंगे वो कमेंट बॉक्स पे आप पुट कर सकते हैं, उसके जवाब आने वाले वीडियो में आपको दिए जाएंगे, बशर्ते आप उस वीडियो पर पहुंचे। अगर पहली बार आपने इस वीडियो को देखा और अब तक बने हुए हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें आपको उसके अलावा जो ऐप है वहाँ पर दी जाएगी। और अगर आप इस कोर्स को बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आपके लिए ऐप है गेट एकेडमी का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर जो कोर्सेज है उस पर एनरोल हो जाइएगा। डिटेल में अफोर्डेबल प्राइस के अंदर पे आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अलविदा दोस्तों।